हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। 19 अगस्त 2023 को सेकंड शिफ्ट का हम एनालिसिस कवर करेंगे। 12:30 से 2:30 वाला जो पेपर हुआ है ये बेसिकली हम कवर करने वाले हैं। और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में 3 स्टेप फॉलो करेंगे, आसानी से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। हमारी पुलिस कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया है इसमें कर लीजिएगा, काफ़ी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है और लिमिटेड टाइम भी आपके लिए अब बचा हुआ है, काफ़ी कम टाइम आपके बचा हुआ है। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा हेल्प आपको मिलेगी। साथ ही साथ नेशनल का पूरा करंट अफेयर हम आपको एग्जाम टाउन चैनल पर कवर करवा रहे हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए, आप जाकर जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। वहाँ पर जो वीडियोज़ डले हैं उनसे सीधे सीधे क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। गाइस, इस वीडियो में चारों सब्जेक्ट के क्वेश्चंस अपन कवर करेंगे और पूरे के पूरे क्वेश्चंस एग्जैक्ट अपन को पता चल चुके हैं, तो हम सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। आज हमें जो क्वेश्चंस भेजे हैं ये विनोद कुमार जी जो कि शहडोल से हैं, इन्होंने 80 स्कोर किया है, और महिमा वर्मा जी जो कि सीहोर से, इन्होंने 63 स्कोर किया है। तो इन दोनों ने काफ़ी अच्छी तरीके से हमें क्वेश्चंस बताने में मदद की है। क्लियर है? तो आज काफ़ी अच्छी क्वेश्चंस हमें मिल पाए हैं। क्लियर है? आपका भी आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है, तो आप हमें नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर से अपडेट करवा दें, ताकि हम आपको सबसे सटीक एनालिसिस दे पाएँ और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाएँ। क्लियर है गाइस? तो आइए स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं गाइस, जो लोग बोल रहे हैं कि कुछ क्वेश्चंस इसमें मिस्टेक है या कुछ क्वेश्चंस नहीं आए और कुछ आए हैं, तो मैं क्लियरली बता देना चाहता हूं उन सभी लोगों को कि गाइस देखिए, हमें जो क्वेश्चंस एग्जैक्ट ये जो भेजते हैं, जैसे कि विनोद कुमार जी ने भेजा है, महिमा वर्मा जी ने भेजा है, अब जो क्वेश्चंस इन्होंने हमें सेंड किए हैं वही क्वेश्चंस हम आपको बताते हैं। और हम एक बार इन दोनों से कंफर्म करते हैं। महिमा जी जो बताती है वो विनोद जी से कंफर्म करते हैं, और विनोद जी जो बताते हैं वो हम महिमा जी से भी पूछते हैं कि ये क्वेश्चंस आया था क्या। इन दोनों के कंफर्म करने के बाद में ही हम क्वेश्चंस को लेते हैं। इसमें अगर थोड़ी सी बहुत अगर मिस्टेक भी हो जाए, जैसे कि अगर कथन वाला क्वेश्चन है तो 4 क्वेश्चंस बनेंगे कथन वाले में से, क्योंकि 4 अलग अलग चीज़ें वो देंगे, है ना। तो कभी कभार क्या होता है कि ये उन कथन वाले क्वेश्चंस को अलग अलग क्वेश्चंस में हमें डलवा देते हैं, उस वजह से आपको लगता है कि क्वेश्चंस नहीं आए, बाकी इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। तो थोड़ा सा ये चीज़ें होती है इस तरह से, और बाकी कोई क्वेश्चंस एग्जैक्ट याद भी नहीं रह पाते हैं, तो थोड़ा सा आप हेल्प करने की कोशिश करें, और जो लोग पेपर दे के आए हैं वो वहीं पर कमेंट में ही बताने की कोशिश करें कि ये क्वेश्चंस एग्जैक्ट क्या पूछा गया था, ताकि जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको समझ में आए कि क्वेश्चंस किस तरह का पूछा गया था, है ना। और इतने सारे क्वेश्चंस तो एग्जैक्ट याद रखना पॉसिबल नहीं रहता है, आप सभी समझते हैं इन चीज़ों को। क्लियर है? आपका भी एग्जाम है, आप भी देकर आएंगे और आपका भी एग्जैक्ट क्वेश्चंस याद नहीं रहेंगे। तो इस तरह की चीज़ें हैं, बाकी आप हेल्प करने की कोशिश करें, सपोर्ट करने की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज का ये है गाइस, इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। क्लियर है? पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? यानी कि दिल्ली इसको बनाया गया था, स्थानांतरित करके कलकत्ता से दिल्ली लाया गया था राजधानी को, तो 1911 में किया गया था। 1911 तक ब्रिटिश राज के दौरान कलकत्ता भारत की राजधानी थी। 1772 से 1911 तक कलकत्ता ब्रिटिश भारत की राजधानी थी, और 1912 से 1947 में भारत की स्वतंत्रता तक कलकत्ता पूरे बंगाल की राजधानी थी। 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक शिमला ग्रीष्मकालीन राजधानी बन गया था, और 12 दिसंबर 1911 को किंग जॉर्ज पंचम ने 1911 के शाही दरबार में के चरमोत्कर्ष पर राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा इन्होंने की थी। किसने की थी? ये सारी चीज़ें आप कब की थी, है ना, ये डेट याद रखिएगा, 12 दिसंबर। 1931 की शुरुआत में वायसराय सरकार और संसद के आवास वाले भवनों का उद्घाटन भी किया गया था। देखिए, राजधानी जो स्थानांतरण किया गया इसके कुछ कारण थे, जैसे कि राजधानी के स्थानांतरण के लिए जिन मुख्य कारणों का हवाला दिया गया उनमें से एक स्थान राजधानी दिल्ली था। दिल्ली उत्तरी भाग में स्थित था, जबकि कलकत्ता देश के पूर्वी तटीय भाग में स्थित था। तो ये कुछ कारण इन्होंने यहाँ पर बताए थे। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था? सही जवाब रहेगा चार्ल्स जॉन कैनिंग, यानी चार्ल्स कैनिंग आपको हो सकता है मिल गया हो, या चार्ल्स जॉन कैनिंग इनका पूरा नाम है। 1857 के विद्रोह के दौरान ये भारत के गवर्नर जनरल थे। 1856 से 1860 तक ये रहे थे। क्लियर है? और 1858 में भारत के पहले वाइसराय ये बने थे। क्लियर है? उन्हें विस्काउंट कैनिंग के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने भारत, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में 3 आधुनिक महाविद्यालयों की स्थापना की। उनके प्रशासन के दौरान डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को वापस ले लिया गया था, और उन्हें क्लेमेंसी कैनिंग भी कहा जाता है। उन्होंने पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत भी की थी। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं, अदरवाइज क्वेश्चंस में यहाँ से बनेगा तो।
देखिए गाइज, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है ये है पोंगल त्योहार तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल के तीसरे दिन को क्या कहा जाता है? मट्टू पोंगल इसको कहा जाता है। और इस तरह के क्वेश्चंस त्योहार वाले ज़्यादातर आपकी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इसके ऊपर अभी तक हमने वीडियोस नहीं बनाया है क्योंकि आप सभी का अच्छा खासा रिस्पॉन्स देखने को भी नहीं मिल रहा है ना, या फिर आप नहीं चाहते हैं कि वीडियोस आपको मिले, तो इसलिए हमने अभी तक कोई वीडियो आपके लिए नहीं बनाया। अगर आप चाहते हैं और आप सभी के ज़्यादा से ज़्यादा अगर अपन कमेंट मिलेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में त्योहार और उत्सव वाले वीडियोस के लिए, तो हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपको वीडियोस दें, और अगर नहीं मिलते हैं तो हम अदरवाइज़ उसको फिर नहीं लेकर आएंगे। तो आप देख लीजिएगा, अगर आप चाहते हो तो कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं, यहाँ तक कि 5-5, 6-6 क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। अभी 3-4 क्वेश्चंस बन रहे हैं। कल भी क्वेश्चंस बने थे और आज भी क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा बने हैं। पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में 4 दिनों तक बेसिकली मनाया जाता है। पोंगल के चौथे दिन को कन्नूम पोंगल के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? चौथे दिन को, और तीसरे दिन का हमसे पूछा है तो तीसरे को मट्टू पोंगल बोला जाता है। 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल के तीसरे दिन को मट्टू पोंगल कहा जाता है। और ये दक्षिण भारतीयों द्वारा हिंदू फसली त्यौहार के रूप में बेसिकली मनाया जाता है। यह हिंदू सूर्य देवता सूर्य को समर्पित है और मकर संक्रांति से मेल ये बेसिकली खाता है। भारत में कई क्षेत्रीय नामों के तहत मनाए जाने वाला फसल त्यौहार है ये। पोंगल के पहले दिन को भोगी पोंगल कहा जाता है। दूसरे दिन को थाई पोंगल कहा जाता है। ये थाई से क्वेश्चन बन चुका है गाइस, थाई से एक दिन क्वेश्चन बना था कल या परसों में। पोंगल के तीसरे दिन को मट्टू पोंगल कहा जाता है और पोंगल के चौथे दिन को कन्नुम पोंगल कहा जाता है। तो ये तीनों से आपका क्वेश्चन बनेगा। 4 दिन तक मनाया जाता है। चारों से आपके क्वेश्चंस बनेंगे, इनको आप 100% याद कर लीजिएगा। अगली बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? सही जवाब रहेगा MS धोनी को। MS धोनी ने आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड 2020 जीता है। 2011 में ट्रेट ब्रिज में एक विवादित रन आउट के बाद इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज इयान बेल को वापस बुलाने के इशारे के लिए उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्लियर है? 28 दिसंबर 2020 को एक साथ सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के लिए रेचल हेहो फ्लिंट और सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के लिए सर गारफील्ड सोबर्स सहित प्रतिष्ठित आईसीसी अवार्ड्स ऑफ द डिकेड के विजेता की घोषणा बेसिकली की गई। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के किस राज्य में पोंगल त्यौहार मनाया जाता है? देखिए, पोंगल से 2 क्वेश्चन बनाए। एक तो इस तरह से बनाए कि तीसरे दिन को क्या कहते हैं, और एक ये बनाए कहाँ पर मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। क्लियर है? पोंगल तमिलनाडु का फसल त्यौहार है। 4 दिन तक होता है ये, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार सामान्यतः 14 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक ये चलता है। 14, 15, 16, है ना। तो इस तरह से 4 दिन तक मनाया जाता है। हो सकता है 1-2 दिन का हो, आप देख लीजिएगा। अगली बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। लाल सलाम उपन्यास किसने लिखा? तो स्मृति जुबिन ईरानी के द्वारा लिखा गया। केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी सबसे पहले उपन्यास लाल सलाम के साथ लेखक ये बेसिकली बन गई है। इनका पहला ही ये है। क्लियर है? और यहाँ अप्रैल 2010 में दंतेवाड़ा में CRPF के 76 जवानों की दुखद हत्याओं का वर्णन करता है। यह उन लोगों को श्रद्धांजलि है जो कॉरिडोर में चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। क्लियर है? तो लाल सलाम ये उपन्यास है, स्मृति जुबिन ईरानी ने बेसिकली इसको लिखा है। रेड कॉरिडोर, जिसे रेड जोन भी कहा जाता है, भारत के पूर्वी और मध्य हिस्सों दक्षिणी हिस्सों का वह क्षेत्र है जहां नक्सली माओवादी विद्रोह की सबसे मजबूत उपस्थिति है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है? भारत आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अब यहाँ पर गाइस हमें जो ऑप्शंस थे वो नहीं मिल पाए कि क्या क्या ऑप्शंस आपको दे रखे थे इसमें से। क्लियर है? तो इसलिए भारत भी इसका नहीं है। क्लियर है? सदस्य, तो भारत आसियान का सदस्य नहीं है। यहाँ दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड के बैंकॉक में हुई थी। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड इसके संस्थापक सदस्य ने बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर बेसिकली किए थे। अगला क्वेश्चन है, 2021-22 में GDP वृद्धि दर कितनी थी? तो ये थी 11% के समथिंग। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार भारत की वास्तविक GDP वित्त वर्ष 2021-22 में 11% की वृद्धि और नाममात्र GDP में 15.4% की वृद्धि दर करने के लिए स्वतंत्रता के बाद उच्चतम है। अगला क्वेश्चन है, सरहुल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये झारखंड में मनाया जाता है। ये इसीलिए हम आपको बता रहे हैं 3 क्वेश्चन तो अभी तक हो गए त्यौहार वाले। तो इस ज़्यादातर क्वेश्चन आपके अब ये टॉपिक उठने आपका ज़्यादा लगा है, तो इन टॉपिक को आप अच्छे से कर ले कवर, क्योंकि क्वेश्चंस आगे भी यहीं से बनेंगे। 3-4 दिन क्वेश्चंस बनेंगे, उसके बाद में हो सकता है फिर नया टॉपिक आपका लाया जाए। तो सरहुल झारखंड क्षेत्र में विभिन्न जनजातियों द्वारा मनाया जाने वाला एक लोकप्रिय त्यौहार है और यहाँ पर्व आदिवासी नववर्ष है और झारखंड के मुंडा, उरांव, हो आदि जनजातियों द्वारा बेसिकली इसको मनाया जाता है। तो इसका नाम आपको स्पेशली याद रखना है। और झारखंड क्षेत्र में मनाए जाने वाले सबसे लोकप्रिय आदिवासी त्योहारों में से एक है सरहुल।
ये नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। झारखंड क्षेत्र के ये जो जनजाति है इनके द्वारा बेसिकली आदिवासियों द्वारा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? चमोली में स्थित है। यह आपका उत्तराखंड में आता है। तो या तो आपको चमोली दे रखा होगा या उत्तराखंड दे रखा होगा। यह नंदा देवी शिखर के संरक्षण में स्थित है और यहाँ उत्तराखंड के 3 जिलों यानी चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में फैला हुआ है। रिजर्व को 2 अलग अलग जोन में बांटा गया, कोर जोन और बाहरी बफर जोन में। असाधारण जैव विविधता के साथ रिजर्व में हिम तेंदुए, हिमालय कस्तूरी मृग, कई पौधे जैसी वैश्विक रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों की महत्वपूर्ण आबादी है। और यहाँ एशियाई काले भालू, हिमालय भूरे भालू, भरल, हिमालयन तहर बेसिकली बोला जाता है, तो तहर का भी ये घर है। और यहाँ एक प्रमुख पक्षी देखने वाला प्रमुख क्षेत्र है, यानी कि एक प्रमुख पक्षी देखने वाला क्षेत्र भी है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व और फूलों की घाटी दोनों प्रतिष्ठित यूनेस्को विश्व विरासत जो है इस सूची इसमें इसका हिस्सा है। तो इनको दोनों को अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। रतन मोहन शर्मा किस घराने से संबंधित है? सही जवाब रहेगा मेवाती घराने से। रतन मोहन शर्मा एक भारतीय शास्त्रीय गायक है जो मेवाती घराने से संबंधित है। वह आध्यात्मिक और भक्ति श्रेणियों में अब तक के सबसे अधिक बिकने वाले रिकॉर्डिंग कलाकारों में से एक हैं। क्लियर है? गायत्री मंत्र जैसे उनके ट्रेंड सेटिंग एल्बमों की दुनिया भर में 5 लाख से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं। क्लियर है? उनके नाम 300 से अधिक बेस्ट सेलिंग एल्बम है। तो याद रखिएगा इनका नाम है रतन मोहन शर्मा। मेवाती घराने से इनका संबंध है। अगला क्वेश्चन है, घराने से गाइस क्वेश्चंस बना है, वापस से घराने से क्वेश्चंस बना है। ऐसा नहीं है कि घराने से क्वेश्चंस नहीं बन रहे, घराने से वापस से क्वेश्चंस आपका पूछा गया है। तो घराने को आप जरूर से कवर करिएगा। अशोक चक्र निम्नलिखित में से किसके लिए प्रदान किया जाता है? तो ये युद्ध के मैदान से दूर जमीन, हवा या समुद्र पर सबसे विशिष्ट बहादुरी या आत्म बलिदान पर दिया जाता है या प्रदान किया जाता है। भारत का सर्वोच्च शौर्य सैन्य अलंकरण युद्ध के मैदान से दूर बहादुरी, वीरता या आत्मसमर्पण, आत्म बलिदान के लिए, माफ कीजिएगा आत्म बलिदान है, ये आत्म बलिदान के लिए दिया गया अशोक चक्र है। फ्लाइंग लेफ्टिनेंट अशोक चक्र से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वायुसेना अधिकारी लेफ्टिनेंट सुहास विश्वास थे। पदक रिबन के साथ एक बार से सम्मान के बाद अशोक चक्र पुरस्कार वीरता के अलग अलग कृत्यों के अलावा एक प्राप्तकर्ता को कीर्ति चक्र या शौर्य चक्र से सम्मानित किया जा सकता है। गैर लड़ाकू बहादुरी सजावट की 3 श्रेणियों की श्रृंखला के पहले चरण के रूप में पदक मूल रूप से 4 जनवरी 1952 को अशोक चक्र श्रेणी 1 के रूप में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, कोलम क्या है? तो कोलम एक चित्रकारी है, लोक कला यह है। क्या है? लोक कला या चित्रकारी। अब लोक कला दे रखा था ऑप्शन में या चित्रकारी दे रखा था, आप क्लिक कर सकते हैं। कोलम भारतीय राज्य केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र और गोवा के कुछ हिस्सों की एक पारंपरिक लोक कला है। यह चित्रकला का एक रूप है जिसे पत्थर का चूर्ण, चाक का चूर्ण, चावल के आटे का उपयोग करके तैयार किया जाता है और इसे सिंथेटिक प्राकृतिक रंगीन चूर्णों का उपयोग करके भरा जाता है। तो ये एक तरह से चित्रकला है। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, कल ही हमने आपको ये बताया था, कल क्वेश्चन बना था आपका, क्लियर है कि आपका त्रिकोण आकार का महासागर कौन सा है, इस तरह से क्वेश्चंस बना था। तो कल ही हमने बता दिया था, सबसे संभावित प्रश्न में आपको डाला था, अगर आपको रिकॉल हो रहा है वो क्वेश्चन, तो सबसे संभावित क्वेश्चन करके हमने डाला था कि ये क्वेश्चन आपका 100% पूछा जाएगा। फाइनली आज आपका क्वेश्चन आ चुका है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एवं इस आकार का महासागर कौन सा है? सही जवाब रहेगा अटलांटिक महासागर। तो गाइज ये जो पैटर्न है कुछ समझ में हमको तो आ रहा है, आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है, यानी कि घुमा फिरा के क्वेश्चंस वहीं से पूछे जा रहे हैं, कुछ और नया देखने को नहीं मिल रहा है। इसीलिए हम आपको डिटेल्ड में एनालिसिस कराते हैं ताकि गाइज आपका सबसे ज़्यादा हेल्प यहाँ से हो पाए। पूरे वीडियोस देखा करें, जितनी ज़्यादा हो सके डिटेल्ड वीडियो आप देखा करें, है ना। और डिटेल्ड वीडियो से ही आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि यहाँ से रिलेटेड ही क्वेश्चंस बनते हैं। ऐसा नहीं है कि इस टॉपिक से उठा के कहीं और से पूछ लेगा, रिलेटेड ही टॉपिक बनते हैं। तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और एस आकार का जो महासागर है ये अटलांटिक है, और इस तरह के एम आकार का भी है गाइस, एम आकार का है। इसके अलावा जो एस आकार का है, त्रिभुजाकार आकार का है, गोलाकार का है। तो ये जो जितने भी महासागर है इनको आप कवर कर ले। मैंने यहाँ पर लिस्ट नहीं डाली है आज, इसलिए नहीं डाली है गाइस कि आप रिसर्च करिएगा, अच्छी सी बुक से पढ़िएगा थोड़ा सा। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे चीज़ें तो आपको कहीं पर एम आकार का प्रशांत दे देगा तो कहीं पर हिंद दे देगा, तो उस तरह से आप पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाएंगे, जो याद होगा वो भी भूल जाएंगे। इसलिए हमने भी जल्दबाजी के चक्कर में कोई गलत क्वेश्चन हो इसलिए यहाँ पर नहीं डाला है, ताकि आपका 1 नंबर कट जाए, है ना। तो थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ती है उसके बारे में। हमने काफ़ी विकिपीडिया पे देखा है, पर उस पर भी हमें संतोष या सेटिस्फाई जवाब नहीं मिल पाया है। तो आप देखिएगा बुक्स वगैरह एनसीईआरटी वगैरह को थोड़ा सा आप खोलिएगा, उसमें आप थोड़ा सा इसके बारे में रिसर्च करिएगा। क्लियर है।
बाकी अगर ऐसे बताने में तो कुछ भी बता सकते थे, बट हमने नहीं बताया है कि आप खुद अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ को देख लीजिएगा। अटलांटिक महासागर का आकार इस आकार का के जलाशय का है और यह यूरोप और अफ्रीका के बीच पूरब में और अमेरिका के पश्चिम तक फैला हुआ है। प्रशांत महासागर के बाद अटलांटिक महासागर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। क्लियर है? तो इस तरह की ये हैं चीज़ें, है ना। और आप भी गाइस अगर पढ़ें तो थोड़ा सा अवेयर होकर पढ़िएगा, क्योंकि आपको इंटरनेट पर कई सारी चीज़ें, कहीं पर जवाब कुछ रहेगा, कहीं पर कुछ रहेगा, तो उसको थोड़ा सा सीरियस लेकर स्टडी करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राज्यों को उनकी राजधानियों से सुमेलित करिएगा। इस तरह से क्वेश्चंस दिया था आपको। एग्जैक्ट ये हमें ये तो मिल पाया है, बट ये नहीं मिलेगी कि क्या क्या आपको वहाँ पर मिलाना था और क्या किसका मिलान करना था, किसके साथ में करना था, इस तरह से हमें नहीं मिल पाए हैं। इस तरह का क्वेश्चन है, आप इनकी प्रैक्टिस करके रखिएगा। जीडीपी में सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो अमेरिका है। 7 अगस्त 2023 के आंकड़ों के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए अमीर देशों की सूची में नंबर 1 पर काबिज है। अमेरिका की जीडीपी दुनिया में सबसे अधिक है। 26,854 अरब डॉलर की जीडीपी का देश ये मालिक है। क्लियर है? और इस देश की जीडीपी पर कैपिटा $80,030 है। इसकी सालाना आर्थिक विकास दर 1.6% है। अगला क्वेश्चन है, जीडीपी को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। 2 प्रकार की जीडीपी है। सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी इसको बोला जाता है, ग्रॉस प्रोडक्ट, है ना। और यहाँ पर ये जो जीडीपी है इसका आशय किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य से होता है ना। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी। जीडीपी 2 प्रकार की होती है, एक नॉमिनल जीडीपी, दूसरी होती है वास्तविक जीडीपी। तो यही आई थिंक आपसे क्वेश्चन बना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन का पिता या चीन के जनक किसे कहते हैं? तो माओ से तुंग को कहा जाता है। क्लियर है? ये याद रखिएगा। माओ से तुंग या माओ जेडान एक चीनी क्रांतिकारी विचारक, कुशल वक्ता, राजनीतिक विचारक, कम्युनिस्ट या कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, जिनके नेतृत्व में चीनी क्रांति सफल रही थी। अगला क्वेश्चन है, राजकोषीय घाटा कैसे मापा जाता है? राजकोषीय घाटे की गणना एक वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा प्राप्त कुल राजस्व को उसी अवधि के दौरान किए गए कुल व्यय से घटाकर की जाती है। राजकोषीय घाटा सरकार की कुल आय यानी कुल करों और गैर ऋण पूंजी प्राप्तियों यानी कि कुल आय और उसके कुल व्यय के बीच का अंतर होता है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? सही जवाब रहेगा यूरी गॉगरिन। आपका सही जवाब रहेगा यूरी गगारिन, इनका भी नाम इनको देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा 12 अप्रैल 1961 की बात है। रूसी अंतरिक्ष यात्री यूरी गॉगरिन ने जब वोस्तोक 3KA-3 अंतरिक्ष यान की कक्षा में प्रवेश किया तो वे अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान बने थे। क्लियर है? अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे राकेश शर्मा, इनका नाम याद रखिएगा। कल्पना चावला एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं और भारतीय मूल की अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला ये थी। इस तरह के क्वेश्चंस रिलेटेड ही आपके पूछे जाते हैं, तो आप कोशिश करें कि रिलेटेड ही पढ़ने की ज़्यादा से ज़्यादा। गाइज इसके अलावा देखिए 20 क्वेश्चंस यहाँ पर हो चुके हैं, बट हमें एक और क्वेश्चंस इससे रिलेटेड इन्होंने बताया कि ये क्वेश्चंस भी 100% पूछा गया है। क्वेश्चन है, दूसरे विश्व युद्ध के समय भारत में कौन आया था और भारत में ही वह रुक गया था? ये एग्जैक्ट नहीं मिल पाया। इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा गया था। क्लियर है? तो आप देख लीजिएगा। बाकी नेशनल का पूरा करंट अफेयर हम आपको एग्जाम टाउन चैनल पर विजिट कवर करवा रहे हैं। अगर आपने अभी तक विजिट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल दी है हमने, आप जाकर विजिट कर लीजिएगा। पूरा नेशनल का टॉपिक वाइज में अच्छे तरीके से आपको कवर करवा रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जरूर से आप विजिट करिएगा। गाइज हमारे सभी कोर्सेज पर स्पेशल ऑफर है। पुलिस आरक्षक की स्पेशल टेस्ट सीरीज है हमारी, काफ़ी ज़्यादा छूट आपको दी जा रही है। लिमिटेड टाइम है, अगर इनरोल नहीं किया तो कर लीजिएगा। ये सब इंस्पेक्टर की स्पेशल टेस्ट सीरीज है हमारी, और ये करंट अफेयर की ई बुक है 2023 की, ये 2022 की, ये एमपीजी की टेस्ट सीरीज है और ये वीडियो कोर्स है। तो इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डलिए। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इनके बारे में कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं। क्लियर है? साइंस की बात करेगा, साइंस का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? तो ब्रायोफाइटा को बोला जाता है। खेरा रोग किसमें होता है? तो धान में होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां पाई जाती है? 640 मांसपेशियां मानव शरीर में पाई जाती हैं। क्रॉप बीमारी किससे संबंधित है? आई थिंक ये फसल से रिलेटेड है, क्योंकि नाम से ही क्लियर है। बाकी इसका पूरा क्वेश्चंस भी नहीं मिला है, या फिर हमें इसका ऑप्शंस भी नहीं मिल पाए हैं। कपास के बीज से रेशों के पृथक्करण को क्या किसके नाम से जाना जाता है? तो इसको ओटाई बोला जाता है। अमर बेल निम्न में से किसका एक जो कि उदाहरण है? तो यह है परजीवी का। क्लियर है? मनुष्यों में ध्वनि किस अंग द्वारा जनित होती है, यानी ध्वनि किस अंग से उत्पन्न होती है? इस तरह का क्वेश्चन ये पूछा गया है। लैरिंक्स बोला जाता है। स्वर यंत्र आपको आई थिंक हिंदी में नाम दे रखा था। पनडुब्बी में समुद्र तल से ऊपर किसी वस्तु को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है परिदर्शी, जिसको पेरिस्कोप बोला जाता है। तो इस यंत्र का यूज किया जाता है पनडुब्बी में समुद्र से ऊपर किसी वस्तु को देखने के लिए। यीस्ट यानी खमीर एक उदाहरण है, तो ये कवक का होता है। इस तरह से क्वेश्चन था। जाइगोट की अवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, प्लांट किंगडम से क्वेश्चन बना था। ये पूरे साइंस के क्वेश्चंस हमने आपको बताया एग्जैक्ट।
अगर अपन बात करें मैथ्स में, तो मैथ्स में विभाज्यता के नियम से एक क्वेश्चन बना है, क्षेत्र मिति से एक क्वेश्चन बना है आपका, लाभ हानि से 2 से 3 क्वेश्चन बने हैं, परसेंटेज से एक क्वेश्चन बना है, SICI से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्लियर है। इसके अलावा गाइस सरलीकरण से क्वेश्चन पूछा गया है ना, सरलीकरण से क्वेश्चन बना है आपका। इसके अलावा और कहाँ से क्वेश्चन बना है, तो बोर्डमास से क्वेश्चन बना है आपका, 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। क्लियर है। संख्या पद्धति से क्वेश्चन बना है। इसके अलावा अनुपात समानुपात से क्वेश्चन बना है आपका। LCM SCF से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रायिकता से एक क्वेश्चन बना है और घातांक करने से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये पूरा मैथ्स का है। अगर अपन बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में 2 नंबर की घड़ी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। घड़ी अब पूछी जाने लगी, कल भी पूछी गई थी 2-3 शिफ्ट में, और आज भी क्वेश्चन इससे घड़ी से बनाएं। तो घड़ी को आप देख कर जाइएगा कौन डिग्री वाले जो क्वेश्चन है ये इससे बन रहे हैं घड़ी वाले से। तो आप आगे भी प्रैक्टिस करते रहेगा सभी टाइप की, हो सकता है अगले दिन किसी और टॉपिक से पूछा जाने लगा है। मिसिंग नंबर से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नंबर सीरीज से क्वेश्चंस बने। कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 4 क्वेश्चन है। अल्फाबेट सीरीज से 3 से 4 क्वेश्चन है। दर्पण प्रतिबिंब से 4 से 5 क्वेश्चन से, कुछ लोग 7 भी क्वेश्चन बता रहे थे। क्लियर है। कथन निष्कर्ष से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए। रैंकिंग से क्वेश्चंस बने हैं आपके। बैठक व्यवस्था से 2 से 3 क्वेश्चन है। सिलोजिज्म से क्वेश्चंस बने हैं और दिशा दूरी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ये भी 2 से 3 पूछे गए हैं। तो ये पूरा ओवरव्यू है आपका एनालिसिस का आज का। हमने पूरा आपको डिटेल्ड में बताया है कि किस तरह से जीके, साइंस, मैथ्स, रीजनिंग पूछा गया है और कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं। आई थिंक आपको इससे आइडिया लगा होगा, काफी ज्यादा हेल्प मिली होगी। आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। गाइस हम नेशनल का पूरा करंट अफेयर आपको एग्जाम टाउन चैनल पर कवर करवा रहे हैं। अगर आपने अभी तक विजिट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए, आप जाकर जरूर से विजिट करिएगा। आपको काफी ज्यादा हेल्प वहां से मिल पाएगी, क्योंकि नेशनल का पूरा करंट अफेयर काफी अच्छी तरीके से हमने कवर आपको करवा रखा है। तो आप जरूर से देख लीजिएगा। ये कुछ ऑनलाइन कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स हैं, इनके बारे में ऑलरेडी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। अगर आप चाहे तो इनरोल कर सकते हैं, काफी ज्यादा छूट आपको दी जा रही है। क्लियर है। PDF के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में 3 स्टेप फॉलो करेंगे, आसानी से आपको PDF मिल जाएगी, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। गाइज अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले, आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियोस हम लाने की कोशिश करते रहें। साथ ही जिन लोगों ने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया इस चैनल को, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आएगा सबसे पहले आप तक पहुंच पाएगा। क्लियर है गाइस। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।